तो हम लोग आज फिर से एवोल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। प्रोटोबायोंट हमने क्या देखा था, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स प्रोटोबायोंट क्या थे, प्रिकर्सर ऑफ प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है। फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लार्ज कोलॉइडल एग्रीगेट्स बने, जिनको हम कोएजरवेट भी कहते हैं। रबल लाइक ड्रॉपलेट्स थी जो कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन से बनी, और ये सब क्या थे, कोएजरवेट। और ये जो हमारा प्रोटोबायोंट है, ये बेसिकली हमारे प्रिकर्सर ऑफ प्रोकैरियोट सेल्स थे। ये हम नेक्स्ट लास्ट क्लास में देख ही चुके हैं, ठीक है। Some type of chemical organizers develop to give these droplets the ability to take in molecules from the surroundings. मतलब कि ये जो कोएजरवेट थे ये कैसे ग्रो कर रहे थे, बाय टेकिंग अदर, जैसे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे ये खुद ग्रो नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को जो इनके सराउंडिंग में थे उनको एब्सॉर्ब करके क्या हो रहे थे, ग्रो कर रहे थे, ठीक है। कोएजरवेट नेक्स्ट। Origin of living organism. The free genes started absorbing organic molecules from the prebiotic soup and evolved into anaerobic heterotrophs. मतलब कि जो हमारे फ्री जीन्स थे, जो हमारे न्यूक्लिक एसिड थे आए थे, उन्होंने क्या किया, एब्सॉर्ब करना शुरू किया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को प्रीबायोटिक सूप से। प्रीबायोटिक सूप में हमारे कौन कौन से तीन अमाइनो एसिड थे, मैंने बताया था, एस्पार्टिक एसिड, एलिनिन और ग्लाइसिन, ठीक है। तो उसके बाद क्या बना हमारा, एन एरोबिक हेट्रोट्रॉफ, जो कि क्या है, कीमो हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। 4 बिलियन ईयर एगो, ये चीज आप देख लीजिएगा। 4 बिलियन ईयर एगो में ये आया था, एनएरोबिक हेट्रोट्रॉफ था, जिसको कीमो हेट्रोट्रॉफ भी कहा जाता है। दे ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय फर्मेंटेशन ऑफ सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। Earliest living organism have clumps of nucleoprotein. Nucleoprotein सबसे पहले पाई गई थी। During the course of evolution, these early prokaryotes acquired the carbohydrate synthesis catalyzing enzymes इनके पास आए। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, देख चुके हैं। एंडोसिम्बायोट थ्योरी पता है क्या होती है, एंडोसिम्बायोट थ्योरी? Symbiogenesis or endosymbiote theory is an evolutionary theory which explains the origin of eukaryotic cells from prokaryotes. मतलब कि ये माना गया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो कभी क्या रहे होंगे, बैक्टीरिया रहे होंगे, और जब उन्होंने हमारी बॉडी में कभी इन्फेक्ट किया तो वो हमारी बॉडी के साथ इवॉल्व कर गए। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोसिम्बायोट थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है कि सम प्रोकैरियोट्स एंटर्ड द बॉडीज ऑफ एंसेस्ट्रल यूकैरियोट्स, जिसको जो कि फिर वहां पे सिम्बायोटिकली एक ऐसा एसोसिएशन होता है जहां पे दोनों को फायदा हो रहा होता है। मतलब उनको, उन्होंने हमें मतलब वो हमारे अंदर रहने लगे, उनको ये फायदा हुआ, और हमें उनसे जैसे वो इवॉल्व किया जब बैक्टीरिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या दिया, हम लोग को एनर्जी देने लगा। तो मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब जहां दोनों को फायदा हो रहा हो, ऐसी रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। दे evolved into organelles such as mitochondria and plastids, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, यूरे एंड मिलर, मैंने कल बताया था कि उन्होंने क्या किया, प्रूव किया केमिकल, ये याद रखिएगा कि किसने केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ दी, कौन से साइंटिस्ट ने, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जहां पे भी हेरोल्ड यूरे और स्टैनले मिलर का नाम आए, मतलब कि
केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में किसने बताया था? हेरोल्ड यूरे और स्टैनले मिलर ने, ठीक है। ये मैं बता चुकी हूँ कि उन्होंने क्या किया, अर्थ लाइक इन्वायरमेंट क्रिएट किया, अगर आपको याद होगा, कल भी बताया था, याद है, जिसमें यहाँ पे उन्होंने क्या दिया था, एंट्री फॉर हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन, मिथेन, मिथेन, अमोनिया गैसेस, और यहाँ से वाटर, वाटर यहाँ पे था, जब इन्होंने हीट दी तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, और सबसे पहले इन्होंने वैक्यूम पंप यहाँ पे लगा के पहले इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज कर दिया था, जैसे कि अर्थ पे पहले कुछ नहीं था। फिर उसके बाद जो वाटर थी, उसके बाद उन्होंने उसको वेपर में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे ये गैसेस दे के इन्होंने जो यहाँ पे सूप मिला, जिसको हम प्रीबायोटिक सूप कहते हैं इस जगह पर, जिसमें कि हमारा आग वाला जो आग, ये इसका न्यूमोनिक्स है, आग मतलब एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन निकल गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? सेम चीज was connected to another flask with the provision. देखिए लिखा हुआ है ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, कौन कौन से एमाइनो एसिड्स मिलते हैं, ठीक है। आफ्टर सम डेज later in similar experiment, formation of all types of amino acid and also formation of adenine and other nitrogenous bases। उसके बाद ये भी देखा गया कि अदर बेसिस भी बने, अदर एमाइनो एसिड, लेकिन सबसे पहला अगर पूछा जाएगा तो आग से जो भी है ये हमारा एलेनिन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, the scientist who described the origin of life in this book, the origin of life on the earth, the origin of life on the earth, याद रखिएगा, पेरेंट, केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, हाँ, वेरी गुड। द gaseous mixture sealed by Miller in the spark chamber, जल्दी, ठीक है। The primitive ocean is described as the hot, dilute or prebiotic soup by Haldane। यहाँ से आपको याद रखना है, जो याद रखने वाले, जिसपे यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, डायरेक्ट साइंटिस्ट से, तो आपको बस इतना याद रखना है, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। प्रिमिटिव ओशियन, जिसने बताया था कि हॉट, डाइल्यूट या प्रीबायोटिक सूप के बारे में। प्रीबायोटिक सूप मतलब हेल्डन, हेल्डन हेल्डन हार्डली सूप पीते थे, ठीक है, याद रहेगा, हार्डली सूप पीते थे। इसी तरीके से याद रहेंगे साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट, क्योंकि अभी पढ़ोगे। एविडेंसेस फॉर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ है, इसके लिए क्या क्या एविडेंसेस दिए गए, एविडेंस क्या दिए गए? एविडेंस फ्रॉम पेलिएंटोलॉजी, फॉसिल बताया था मैंने, फॉसिल की स्टडी से दिया गया, ठीक। फिर उसके बाद एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, मतलब जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी करके कैसे दिया गया, कि जब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो देखे गए तो देखिए बहुत ज्यादा क्या हुआ है, मिलते हुए लग रहे हैं ना। फिश हो गया, यहाँ पे देखिए, फिश, सैलमेंडर, टॉर्टोइस, चीक, रैबिट, मैन, जब सबके हम देख रहे हैं तो हमें क्या लग रहा है, जिस सबके एम्ब्रियो लगभग लगभग सेम लग रहे हैं, ठीक। तो ये देखा, ये बताया गया कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस भी दिए गए। नेक्स्ट, सबसे पहला एविडेंस पेलिएंटोलॉजिकल, दूसरा एम्ब्रियोलॉजिकल। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जैसे कल तुम पूछ रहे थे ना, फोर लिम, हिंड लिम कौन सा होता है, तो फोर लिम हम लोग में हैंड को बोला जाएगा, ठीक है, हिंड लिम लेग को बोला जाएगा। अब यहां से देखो कि
जब कंपैरेटिव एनाटॉमी करी गई, कंपैरेटिव एनाटॉमी का मतलब होता है कि कंपैरिजन किया गया डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन, लिजर्ड, कैट, व्हेल, बैट, फ्रॉग, बर्ड का जब कंपैरिजन किया गया तो ये देखा गया ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल ये सब में ही पाई जा रही है। इसका मतलब एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन कि हम सब एक ही जगह से आए होंगे, ठीक है। और ये क्या है, सबके क्या है, हमारे हैंड है, हमारे हाथ का कुछ और काम है। आगे जो लिजार्ड है वो अपने आगे वाले हाथों से चलती है, रेंगती है। कैट का आपने देखा ही है, वो चलने में यूज करती है। व्हेल जो है पानी में चलती है, देखा ही है। बैट उड़ने के लिए, मतलब कि क्या हो गया, ओरिजिन सेम है। अभी आगे इसी चीज को आप पढ़ेंगे कि ओरिजिन सेम है लेकिन क्या है, हमारे फंक्शन अलग अलग हो गए। तो इसको हम कहते हैं होमोलोगस एवोल्यूशन। बहुत क्वेश्चन बनता है इस पर, होमोलोगस एवोल्यूशन। और इस पे मैं एक आपको न्यूमोनिक्स बता देती हूँ। एक होता है एचडी और एक होता है एसी। तो यहाँ ये जितना आपने, तो इस पे इतने क्वेश्चंस आपको नीट में मिलेंगे, एसी और एचडी, ठीक है। एसी मतलब अभी आगे जब देखोगे आप तो होमोलोगस एवोल्यूशन, होमोलोगस सॉरी होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन्स। तो ये हमारे क्या हुए, सब में सारी चीजें सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो गए। मतलब कि क्या कहते हैं, जैसे सौर्य के ब्रदर और मतलब सिस्टर हो, ठीक है। तो ओरिजिन सेम है लेकिन कोई क्या कर रहा है, डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, सबके फंक्शन डिफरेंट हो गए। होमोलॉजी, ठीक है। होमोलॉजी से क्या होता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इतना याद रखोगे तो हर जगह क्वेश्चन का आंसर मार लोगे। एनालॉगस मतलब क्या होता है, ओरिजिन डिफरेंट थी, ओरिजिन डिफरेंट थी लेकिन वर्क क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ये मैं न्यूमोनिक्स इसलिए याद करने को कह रही हूँ क्योंकि अभी तो पढ़ोगे तो याद रहता है लेकिन बाद में कंफ्यूजन में भूलते हैं। तो एसी एच डी ऐसे याद रखना कि एसी में बैठ के हम एच डी मूवी देख रहे हैं, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है नीलाक्षी। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, ये भी देखा गया कि डीएनए जो स्टडी करी गई तो वो भी क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सिमिलर थे। तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, पेलिएंटोलॉजिकल एवोल्यूशन, एम्ब्रियोलॉजिकल एवोल्यूशन, सारे टाइप के एवोल्यूशन दिए गए जो हम अभी देख चुके हैं, क्लियर है। एविडेंस फ्रॉम पेलिएंटोलॉजी, ये हम पढ़ चुके हैं। पेलिएंटोलॉजी क्या होता है, इसको नोट डाउन करिएगा, बाद में नोट करिएगा। प्री नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हैं आप। प्री हिस्टोरिक हिस्टोरिक लाइफ थ्रू फॉसिल, ये तो पता ही है, क्लियर हो गया होगा अभी तक, क्लियर है। फॉसिल्स रेमनेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, क्लियर कर चुके हैं हम लोग। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से जाके लोग फॉसिल्स का स्टडी करते हैं। क्या बोलते हैं वो, ए से कुछ नाम होता है, बहुत अच्छा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं जाके। क्या पीछे करना है, मुझे हो गया, आगे बढ़े। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फॉसिल्स जो आपको याद रखना है। मॉल्ट्स, कास्ट, पेट्रिफिकेशन बताया था, कैप्रोलाइट्स कल बताए थे। और फॉसिल फॉर्म व्हेन एंड, कब फॉर्म होता है एक फॉसिल, जब एनिमल, प्लांट और अदर ऑर्गेनिज्म डाई हो जाते हैं और कवर्ड हो जाते हैं बाय द सेडिमेंट, तो हमारे फॉसिल्स फॉर्म हो जाते हैं। फॉसिल मॉल्ट्स, ये फॉसिल मॉल्ट का इमेज है। There are various types of fossil like molds, scars, petrification, caprolites. Fossil formed when and ये तो सेम चीज है, fossil cast। इस तरीके से fossil cast जो होते हैं, ठीक। What are fossil cast? When empty space of mold is filled with mud or dissolved mineral or sediment, slowly the water in the mud इवेपोरेट होना शुरू करती है और रॉक लाइक फॉसिल बना लेती है। इसको हम कहते हैं फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट वाज फॉसिलाइज्ड।
क्लियर? कैप्रोलाइट फॉसिलाइज्ड फीसिस, देखो फीसिस का भी इस तरीके से फॉसिल बन जाता है, ठीक है, कैप्रोलाइट। The biologist and paleontologist have found the fossil of many transitional forms. इसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक्स। इसी तरीके से हम कनेक्टिंग लिंक करके निकाल सकते हैं कि हम किससे रिलेटेड थे, या फिर जिसका भी वो रिलेशन देखना चाह रहे हैं पेलियोंटोलॉजिस्ट, उनका देखते हैं। These links all the major groups of vertebrate को लिंक करते हैं। यूस्थेनोटेरॉन बिटवीन द फिशेस एंड एम्फीबियंस, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। लिंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछा गया है सब जगह पे, मतलब बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं लिंक्स पे, तो लिंक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये लिंक्स सारे आप लोग पढ़ लीजिएगा। सेमोरिया बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, आर्कियोप्टेरिक्स बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, Cyanognathes between reptiles and mammals. The age of fossil is calculated by using, बताया भी था कल मैंने, कि कार्बन, यूरेनियम 238, पोटेशियम 40। अब मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ से बना के आ गया, पोटेशियम 40 भी हो सकता है ऑप्शन में, कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब इन इन चीजों से हम क्या कर सकते हैं? रेडियो एक्टिव डेटिंग कर सकते हैं। This method is called radioactive carbon dating method. Okay. Carbon 14 is commonly used as radioisotope to determine the age. क्लियर है? कल भी बताया था। इसका स्टेबल वाली स्टेज कौन सी होती है? नाइट्रोजन, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल कल बता दिया था, उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी भी मैं थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके इसमें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जैसे फिश वाला पार्ट है ना, कहाँ गया कार्बोनिफेरस, फिशिस, एम्फीबिया कब आए, और जो है हमारा क्या कहते हैं फर्स्ट एम्फीबियंस कब आए, तो इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से, इस पे क्वेश्चन बनते ही बनते, इसको याद कर लीजिएगा। Evidence from embryology, the study of the formation and early development of an organism is called embryology। ये तो पता ही होगा कि एम्ब्रियो की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, पता है। Ernst Haeckel is considered, क्वेश्चन आ सकता है, who have given the, who is known as the father of embryology, तो आपको याद रखना है हैकेल, अर्नस्ट हैकेल। मतलब एम्ब्रियो सिर्फ हैकेल से टैकल हो सकते थे, ठीक है, याद हो गया, याद कर लीजिए। एम्ब्रियो सिर्फ हैकेल से टैकल हो सकते थे। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इज अर्नस्ट हैकेल। वॉन बायर is considered as father of modern embryology, ठीक। नाम, when the embryo of different animals are observed, जब देखे गए, we find a fundamental similarity हमें दिखी, जो कि बताती है relationship among the animals, वो हम लोग आगे देख चुके हैं। the observation of von Baer था। Sequence of the developmental stage of some animals studied the embryology of fish, salamander, tortoise, chick and man। फिश, सैलमेंडर, टॉर्टॉइस, चिक, कैट, सबके एम्ब्रियो की स्टडी करके ये देखा गया कि हम सब कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, दैट इज इवोल्यूशन। Recapitulation of certain ancestral feature during embryonic development।
He observed that early embryo of the above animals resemble each other closely. मतलब ये इतना समझ गया ना कि एम्ब्रियोलॉजी मतलब कि एम्ब्रियो सेम हो रहे थे, सेम लग रहे थे, तो ये समझ में आ गया कि इवोल्यूशन हमारा एक दूसरे से ही हुआ है, तो हम लोग सब कनेक्टेड हैं. However, these embryos differ in final stage due to the formation of specialized character. लेकिन लास्ट में क्या होता है, सबके पास अपने अपने अलग कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं. स्टार्टिंग में सेम है लेकिन लास्ट में कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं. Sequence of developmental stages. बायोजेनेटिक लॉ और थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन क्या थी, पूछ सकते हैं इसको. प्रपोज बाय अर्नस्ट हैकेल ने प्रपोज की थी. इट स्टेट्स दैट ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, which means the developmental history of an organism repeats the evolutionary history of its ancestor. मतलब कि जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री है, मतलब जैसे जैसे हम लोग डेवलप हुए हैं, वो किसको रिपीट करती है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एंसेस्टर. मतलब हम सब कहीं ना कहीं अपने एंसेस्टर से सेम है, ये बताती है. इस तरीके से जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री है किससे सेम हो रही है, हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से, जिसको क्या कहा गया, थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल. ठीक. tadpole larva of frog resembles fish both externally and internally. Caterpillar larva of butterfly recapitulates its closest ancestor annelid in the body form में सेम था annelid से. caterpillar larva. In the embryo of birds and mammals, the heart is initially two chambered as in fish. तो हम क्या समझ सकते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं फिश से भी कोरिलेटेड. मतलब कि जब एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी देखी गई, स्टार्टिंग में हम सब बहुत सेम थे, लेकिन क्या हुआ, धीरे 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 एवोल्यूशन. क्या हम लोग का ब्रेन जो है कह सकते हैं कि बर्ड के ब्रेन के जैसा है? एकदम नहीं है, बिल्कुल नहीं है. ठीक है, हम लोग का ब्रेन बहुत अच्छा है, मतलब और इवोल्यूट हुआ है. स्टार्टिंग सेम है एम्ब्रियो की, मतलब स्टार्टिंग में एम्ब्रियो सब सेम दिख रहे हैं, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, कैरेक्टर चेंज होते चले गए. लेकिन इससे एविडेंस ये निकाला गया कि इवोल्यूट हम लोग एक लिंक से ही हुए. इतनी बात समझ में आ रही. 3 चैम्बर्ड एज इन एम्फीबियंस, ये समझाने के लिए लिखा हुआ है. यहां से आएगा जैसे थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन, बायोजेनेटिक लॉ, दोनों नाम से आ सकता है. तो किसने दिया, अर्नस्ट हैकेल. इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, या तो याद कर लीजिए अभी. फादर ऑफ मॉडर्न मॉनबेयर. एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी. यहाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके इस चैप्टर के लिए. होमोलोगस ऑर्गन जो अभी मैंने बताया था, क्या होते हैं ये ऑर्गन. द ऑर्गन विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, ओरिजिन सेम, स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट. ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट नेसेसरीली द सेम फंक्शन. ठीक, फंक्शन डिफरेंट याद रखिएगा एकदम, हमेशा उस एग्जाम्पल से याद रखिएगा कि आपके जैसे जो भाई बहन होंगे उनकी ओरिजिन आप सबकी सेम है, मम्मी पापा सही है, लेकिन सब अपना अलग अलग काम कर रहे हैं. ठीक है, तो होमोलोगस ऑर्गन्स से इस तरीके से कोरिलेट करिए कि होमोलोगस ऑर्गन्स की ओरिजिन सेम होती है, लेकिन क्या होता है, फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल में इसको देख सकते हैं. विंग ऑफ बर्ड फॉर फ्लाइंग. सारे के जो ये 4 लिम्ब है, सबके पास वो जो मैंने बताया था ना कि रेडियस, अल्ना, सब चीजें सेम है, ओरिजिन सेम है, लेकिन क्या है, फ्लिपर्स ऑफ सील फॉर स्विमिंग, लेकिन सबके काम डिफरेंट हो गए हैं. ठीक,
देखिए ये क्या है, फेलेंजेस, सबके पास फेलेंजेस भी है, मेटाकार्पल्स भी है, कार्पल्स भी है, रेडियस अल्ना है, ह्यूमरस है, सबकी ओरिजिन सेम है लेकिन काम सबके डिफरेंट डिफरेंट हो गए हैं। विंग ऑफ बर्ड उड़ने के लिए काम आती है, और बैट उड़ने के लिए काम आते हैं, फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स फॉर रनिंग काम आता है, तो और जो है ह्यूमन ग्रस्पिंग के मतलब हम लोग तो हाथ से ही सारे काम करते हैं, ठीक है। तो फोर लिम्ब मतलब हैंड, और हिंड लिम्ब मतलब लेग कर। होमोलोगस ऑर्गन्स, सो एडाप्टिव रेडिएशन, एडाप्टिव रेडिएशन मतलब क्या होता है, एडाप्टिव रेडिएशन मतलब होता है कि हम लोग, मान लो मैं बनारस से हूँ, ठीक है, मान लो मैं बनारस से हूँ, और मैंने नीट क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। अब मैं नीट क्वालिफाई करके एम्स में गई, ठीक है। तो एम्स में जाने के बाद मैंने कुछ चीजें मतलब कुछ अपने अंदर इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे लाई, इन्वायरमेंट चेंज होगा ना, जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो हमारे अंदर क्या होती है, कुछ नई कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। अब जब मैं डॉक्टर बन गई 5 साल के बाद, तो मुझे जो है, अभी तक तो ठीक है, और हाँ यहाँ पे मुझे हिंदी आती थी, अब मुझे इंग्लिश आ गई है क्योंकि मैं डॉक्टर भी बन गई हूँ, और मतलब मैंने भाई बहुत जरूरी होता है सारी चीजें और सब सीख लिया। लेकिन अब मुझे पोस्टिंग दे दी गई वेस्ट बंगाल में, ठीक। अब वहां पे न्यू एनवायरनमेंट, तो वहां पे मुझे फिर खुद को ढालना पड़ेगा, ठीक है। तो यही कहते हैं एडाप्टिव रेडिएशन, मतलब कि हम क्या हुआ, हम जहां जहां पे गए हम उसके हिसाब से नए नए उससे एनवायरनमेंट के हिसाब से ढले, उसी को हम क्या कहते हैं, एडाप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और ये सो कौन करता है, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से बन के आएगा कि होमोलोगस ऑर्गन, सो व्हाट, एडाप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अगर मान लो क्वेश्चन अवनीश, मान लो क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, मान लो क्वेश्चन यहां से आ गया, एनालॉगस ऑर्गन सो एडाप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, मतलब गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। When the animals of a certain habitat, देखिए क्या होता है, जब कोई भी एनिमल किसी भी हैबिटेट का एंटर करता है डिफरेंट हैबिटेट में, ठीक है, किसी और हैबिटेट में, तो वो क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं उस डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है। मतलब अगर तुम लोग नीट की तैयारी करने आए हो तो यहाँ पे 17 लाख देंगे तो तुम्हें उस मतलब नीट क्वालिफाई करने के लिए तुम अपने आप को इवॉल्व करोगे, उतना पढ़ोगे तब होगा, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे है, इसको देखिए, ये याद रखना पड़ेगा आपको, मर्सूपियल रेडिएशंस, ऑस्ट्रेलियन मर्सूपियल्स, इनके नाम याद रखने पड़ेंगे, इनके नाम आ सकते हैं कि ये क्या हुआ, इनके ओरिजिन सेम थी लेकिन फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो गए, मार्सुपियल मोल्स, और हमारे जो है ये टाइगर कैट हो गए, मार्सुपियल रैट्स, कंगारू, वॉम्बैट, डिफरेंट डिफरेंट। Divergent evolution is the accumulation of differences between groups which can lead to formation of new species। इसको लिख लीजिए, इसको कहीं पे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला तो होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, ये नोट डाउन करना चाहेंगे तो उसको कर लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, पहले होमोलोगस ऑर्गन तो नोट कर लो, ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, बस इतना लिखना, इतना इतने से ही याद रहेगा। होमोलोगस, जो चीज अब मैं बोल रही हूँ वो नोट करते जाना, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है, सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर ओरिजिन, डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, डिफरेंट फंक्शन, ठीक। इसको ऐसे समझ सकते हो, फिजिक्स में अगर कभी देखा हो कि ओरिजिन यहाँ से शुरू हुई और यहाँ से जो है ऐसे 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 ये क्या हुआ, रेज निकलती चली गई, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हो गए, F1, F2, F3, F4, F5,
ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट, होमोलोगस ऑर्गन। एच डी बताया था ना आगे, एच डी से हो गया ना, होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे। ठीक, यहां से इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है होमोलोगस ऑर्गन, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, हो गया, आगे चले। होमोलोगस ऑर्गन, इसके आगे, उसी के आगे बस इतना लिख लेना, एच, होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट, एच डी, और एडाप्टिव रेडिएशन भी शो करते हैं, एडाप्टिव रेडिएशन भी शो करते हैं। एडाप्टिव रेडिएशन क्या है, इसको ऐसे लिखिए, एनिमल, एनिमल क्या मतलब, कोई भी हो सकता है, एनिमल एंटर सर्टेन, सर्टेन habitat, certain habitat and evolve into different forms, into different forms। डन है। पानी पीते रहो तुम लोग भी। इसको भी नोट डाउन कर लो, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट। बस इतना नोट करना जितना मैं लिख रही हूँ, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एवोल्यूशन accumulation of difference between groups। formation of अब यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, इस स्पेशिएशन अकर्स फ्रॉम, स्पेशिएशन, ठीक है, स्पेशिएशन का मतलब समझ रहे हो, जैसे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, स्पेशिएशन। इसको कहीं पे लिख लो, ये एडिशनल चीज है कि स्पेसिएशन हम बोलते किसको है, स्पेसिएशन ये हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। मैं फॉर्मेशन पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लोग पूरा लिखेगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, स्पेशिएशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, हो गया। अपेंडेजेस ऑफ वर्टिब्रेट्स सच एस, जैसे आगे बता चुके हैं कि फ्लिपर्स ऑफ वेल्स, विंग्स ऑफ बैट्स, फोर लिम्स ऑफ हॉर्स, सबके अलग अलग काम है। ठीक, एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है, दिस सिमिलर स्ट्रक्चर, यहां से नोट डाउन करते रहिए, दिस सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, ओरिजिन डिफरेंट, बस इतना लिखिए, ओरिजिन डिफरेंट, ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम, फंक्शन सेम, और इसके आगे लिखिएगा एसी, एसी से क्या याद रखेंगे, एनालॉगस, कौन सा शो करता है हमारा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है,
यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो सेम ही चीज है, बस इतना ही लिखना है जितना मैंने ऊपर लिखा है। हो गया। Convergent evolution is the process by which unrelated or distantly related organism evolve similar body form। मतलब कि क्या कह रहा है, जहां पे अनरिलेटेड और डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इवॉल्व कर लेते हैं सिमिलर बॉडी फॉर्म। ठीक है, आगे इसका एग्जांपल देखें। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, दोनों के काम सेम है, ओरिजिन सेम नहीं है, लेकिन क्या है, दोनों के काम सेम है, दोनों ही उड़ ही रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों के विंग्स उड़ने के काम आ रहे हैं। ठीक। When different animals live in the same habitat, they tend to show similarity in the body form। इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब तुम लोग अलग अलग टाइप अलग अलग घरों से आए हो, ठीक है, लेकिन जब तुम्हें यहाँ पे इन्वायरमेंट सेम मिला तो हम लोग क्या होते हैं, कुछ लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो हम लोग की कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होती हैं, इसलिए हम सेम फ्रेंड्स भी बना पाते हैं। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से क्या है, जब डिफरेंट एनिमल्स एक साथ एक हैबिटेट में रहने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, शो करते हैं सिमिलैरिटी इन बॉडी फॉर्म। एक एग्जांपल, शार्क एंड व्हेल have the same body form as both live in aquatic environment। ठीक। Earthworm and snake have the same body form as both live in the burrow। This type of evolution is called convergent evolution। convergent की definition लिखी, लिखना है, लिखना है। हम्म, इसको मैं लिखवा देती हूँ। बस इसमें इतना लिखना, अनरिलेट डिस्टेंटली रिलेटेड, अनरिलेटेड भी इतना तो समझ ही जाओगे, डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व सिमिलर बॉडी फॉर्म। ठीक। व्हेन लिविंग इन सिमिलर हैबिटेट, ये तो याद रहेगा। आगे बढ़े। Wings of butterfly, this। वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, ऑर्गन्स विच वर फंक्शनल इन एंसेस्टर, जो हमारे एंसेस्टर पूर्वजों में तो फंक्शनल थे बट नॉन फंक्शनल एंड रिड्यूस्ड इन, जो जब उसके बाद की जो पीढ़ियां आती गई उसमें वो क्या होते गए, रिड्यूस्ड होते गए या नॉन फंक्शनल होते गए, ऐसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। लाइक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होती है हमारी, ठीक है, और हमारा होता है थर्ड मोलर टूथ, जो बोलते हैं ना कि, वो सुना होगा ना कि क्या होता है, बुद्धि वाला टूथ आ रहा है तो बहुत पेन होता है, इसीलिए पेन भी होता है कि एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा हमारी चीज में एडजस्ट होगा तो दर्द तो होगा ही, तो क्योंकि अब उसका कोई काम ही नहीं है। पॉकेट्स होता है, इन सब के एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए क्योंकि पूछ सकता है ऑप्शन में बना के कि कौन कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। जो ये तो सबको पता होता है तो इसमें कोई मतलब नहीं है, एक ये सेमी लूनर फोल्ड हो गया, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। जो थोड़े से जो टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं उसी पे क्वेश्चंस बनेंगे। इन अ मैन देयर आर नियरली 180 डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। सोचो। Hence, Wiedersheim described human being a moving museum of antiquities। मतलब हम लोग के पास इतनी चीजें हैं लेकिन कुछ भी उसमें से बहुत सारी चीजों का यूज, पहले टेल होती थी, धीरे धीरे उसका कोई यूज नहीं था। कभी सुना होगा कि कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसके टेल थी, टेल निकल आई, तो उसके अंदर वो वाला जीन एक्सप्रेस हो गया, उसका कुछ काम नहीं है, लेकिन वो क्या हुआ, उस जीन के एक्सप्रेस होने से वो टेल निकल आई। होता है, ऐसे केसेस भी सुनने मिलते हैं।
बहुत सारे लोगों के आगे पास ये भी होता है वो मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन से एनिमल का वो होता है, क्या कहते हैं कैरेक्टर। नहीं नहीं, जैसे कुछ लोग ना अपने ईयर हिला लेते हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग मतलब कुछ अजीब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हाँ दूसरे एनिमल्स की होती है वो कुछ लोग कर, मेरे घर में है कुछ लोग कर। हिंड लिम्स इन पाइथन, हिंड लिम्स एंड pelvic girdle in whale, wings of flightless birds, हिंड लिम्स इन पाइथन्स। मतलब कि ये जो है हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स के अदर हमारे क्या है एग्जाम्पल है जो आपको याद करनी है। ठीक है, याद करने वाली चीजें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी बेटा। एटाविस्टिक ऑर्गन, सडन अपीयर ऑफ सम वेस्टिजियल ऑर्गन, मैंने बताया ना सडन अपीयर हो गया, इज इन अ बेटर डेवलप्ड कंडीशन। देखिए बच्चे की पूछ निकल आई, अगर मतलब पूछ निकल नहीं आई मतलब पूछ निकल नहीं आई मतलब जैसे कोई बच्चा हुआ उसको जो है क्या है कि थोड़ी सी पूछ मतलब साथ में हुआ ठीक। कट मतलब वो डिपेंड करता है कि नहीं तो कट तो नहीं, कट करेंगे तो फिर वो नहीं होगा इतना। हो जाती है चीजें मतलब, लेकिन वो डिपेंड करता है। हाँ वो करके तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हटाई जा सकती है। बहुत सारे बच्चे देखो जुड़े हुए एकदम जुड़ जाते हैं, तो ये सब चीजें क्या होती है सब जीन एक्सप्रेशन की वजह से ही होता है। मतलब कि अब वो टेल का जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ होता तो वो चीज नहीं हुई होती। Such organs are called atavistic organs. Atavistic organs strongly support the concept of organic evolution. Connecting links. The organism which possesses the characteristics of two different groups. ये तो समझते ही होंगे कि connecting link क्या होता है, कि मतलब कि ऐसे ऑर्गन जो कि possess करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप। मतलब आर्कियोप्टेरिक्स जैसे बताया था एग्जाम्पल में, बिटवीन उसी को हम क्या कहते हैं कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। एग्जाम्पल पेरिपेटस बिटवीन एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा, प्रोटोप्टेरियंस बिटवीन रेप्टिलिया एंड मैमेलिया। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने पड़ेंगे क्योंकि इस पे इवोल्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चन है। आई थिंक पेरिपेटस पे भी है एक क्वेश्चन। Evidence from cell and molecular biology. The field of cell and molecular biology provides the most detailed and convincing evidence provide किया in favor of biological evolution. Blood precipitation test ने, biochemical recapitulation ने, nature of DNA and functioning of enzymes and other protein molecules in all living organisms from bacteria to humans suggest that all organism evolved from a common ancestor। मतलब जो हमारा सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा पेलिएंटोलॉजिकल, फिर हमने कौन सा पढ़ा एम्ब्रियोलॉजिकल, फिर हमने कौन सा पढ़ा एम्ब्रियोलॉजिकल के बाद मॉलिकुलर पढ़ लिया, मॉलिकुलर लेवल पे भी सेम थे। फिर हमने कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एनाटॉमी हमारी कौन सी थी जो फोर लिम्ब वाली थी, ये सारी चीजें तो उसमें ही लास्ट में हमारा बाद में हमारा होमोलोगस और एनालॉगस भी आ गया। ठीक है, fundamental unity of life। ठीक, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन क्या क्या दी गई। ठीक है, लामार्क जी ने थ्योरी दी, एक्सप्लेन्ड बाय जीन बैप्टिस्ट, पूरा इनका नाम था डी लेमार्क, लेमार्क याद रखना। बुक इनकी याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, फिलोसफिक जोलॉजिक। ठीक है, डील्स विद इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट, इन्होंने इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट के बारे में बताया कि यूज और जब इन्वायरमेंट की वजह से इन्होंने क्या बताया कि इन्वायरमेंट जैसा होगा उसी तरीके से क्या होता है कोई भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म
किसी भी ऑर्गन को यूज करने लगते हैं या तो डिसयूज करने लग सकते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारे पास ह्यूमन ब्रेन है, लेकिन हम लोग अपने ह्यूमन ब्रेन का उतना पावर यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग उतनी ही जगह पे हैं। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास जो ब्रेन पावर है उस चीज को हमको समझना चाहिए कि वो ब्रेन पावर क्या क्या कर सकती है। अब जैसे जिराफ थे, ठीक है, वो तो हमारे ह्यूमन ब्रेन की पावर, वो एक एग्जाम्पल था। इन्होंने क्या किया, यूज और डिसयूज के आधार पे बताया कि कभी जो है गर्दन इनकी जो है धीरे धीरे लंबी कैसे हुई। अगर पेड़ों की पत्तियां किसी ऐसे एनवायरनमेंट में थे जहां पे पेड़ की पत्तियां नीचे नीचे थी तो छोटी गर्दन, कहीं बड़े बड़े पेड़ होने लगे और ऊंचे तो उनकी गर्दन बढ़ती चली गई। तो ये चीज उन्होंने बताई। ओरिजिनल सॉर्ट मतलब कि जो ओरिजिनल वाले थे वो छोटी गर्दन वाले थे। फिर उसके बाद धीरे 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 उन्होंने अपनी स्ट्रेच की गर्दन, ठीक है। फिर उसके बाद एंड कंटिन्यूस स्ट्रेचिंग करते रहे अंटिल नेक बिकम्स प्रोग्रेसिवली लॉन्गर। जब तक लंबी नहीं हो गई तब तक वो धीरे धीरे क्या करते गए, नेक को स्ट्रेच करते गए, और लास्ट में लॉन्ग नेक डिसेंडेंट आफ्टर मैनी जनरेशन फॉर्म हो गया। ये लेमार की थ्योरी थी, ठीक है। की थ्योरी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर कौन से होते हैं, जो हम हाँ, एक्वायर्ड कैरेक्टर नहीं, वो तो जेनेटिक कैरेक्टर हो गए। अडॉप्ट किए ड्यू टू इन्वायरमेंट की वजह से जो अडॉप्ट किए जाते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई बहुत अच्छी स्किल है, सॉन्ग सॉन्ग में बहुत अच्छा गाती हूँ, मान लो लता मंगेशकर है, ठीक है। तो क्या जरूरी है कि उनका जो बच्चा होगा उस वो भी उतना ही अच्छा गाएगा? नहीं, वो उनकी अपनी क्वालिटी थी, ठीक है, इनहेरिट नहीं हुआ। ठीक, मतलब कुछ ऐसी स्किल जो आप सीखो जो कि इनहेरिट नहीं हो रही है, एक्वायर्ड। लेकिन ये क्या मानते थे, एक्वायर्ड कैरेक्टर भी ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो इनकी थ्योरी को इस वजह से थोड़ा सा डिसएग्री किया गया। यही कह रहे हैं कि इट डील्स विद इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो याद रखिएगा, लमार्क जी ने पहला ये बताया और फिर बताया कि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने किसकी गर्दन लंबी होती चली गई, जिराफ की। जिराफ की गर्दन याद रखोगे सब याद रहेगा। इनके अनुसार whenever the environment of certain organism undergo some changes, जब किसी changes के थ्रू जाता है तो it forces the organism to use certain organs, मतलब कि किसी ऐसे environment तो आप उस organ का या तो use करने लगो या disuse करने लगो तो उस organ में क्या आ जाते हैं, changes आ जाते हैं। ये इन्होंने बताया, लमार्क जी ने, ठीक है। the organ that are used more वो इंक्रीज कर जाएंगे साइज में, जो नॉट जो मतलब जो कंटिन्यूसली यूज नहीं होंगे वो डिजनरेट हो जाएंगे। सच कैरेक्टर्स दैट आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है ना, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है, हमारे जेनेटिक कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, ऐसा इन्होंने कहा था, लमार्क जी ने कहा था, जो कि बाद में खारिज कर दिया गया। elongation of neck and four limbs in the giraffe, absence of limb in snake। एग्जाम्पल क्या है, लिम्ब का एब्सेंस हो गया स्नेक में, इसलिए वो रेंगने लगा। और जिराफ की नेक क्या होती गई, लंबी होती गई, इसलिए वो मतलब वो इन्वायरमेंट की वजह से लंबी होती गई, क्योंकि वो ज्यादा यूज कर रहे थे और स्नेक अपने पैरों का यूज नहीं कर रहे थे, तो वो क्या हुए, रेंगने लगे। ऐसा इन्होंने बताया। ऑब्जेक्शंस क्या है, द मेन ऑब्जेक्शन फॉर लैमार्किज्म केम्स फ्रॉम ऑगस्टस विस्मैन। क्वेश्चन बन के आ सकता है कि किसने दिया ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन क्या था, ही कंडक्टेड डीकॉर्डिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट को इन्होंने किया ऑन रैट्स एंड प्रपोज दैट बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पजेस सोमैटोप्लाज्म एंड जर्म प्लाज्म। मतलब कि अगर जर्म प्लाज्म ट्रांसफर हो रहा है तो है, लेकिन ये एक्वायर्ड कैरेक्टर को शो नहीं करते। वीजमैन ने क्या किया, कलेक्ट किए 2 रैट्स और कट किए उनके टेल्स को। ये क्या करते गए, इनके एक्सपेरिमेंट को डिसप्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, रैट लिया और उसकी पूंछ को कट 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 करते चले गए। मतलब उन्होंने ये कहा था ना कि जो इन्वायरमेंट में होता रहेगा फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएगा, तो ये कट कट तो फिर तब भी पूंछ वाले ये चूहे हो रहे थे।
तो फिर विजमैन जी ने कहा अगर ऐसा सच होता तो क्यों नहीं जो है बिना पूंछ वाले चूहे हो रहे हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने बहुत बार चूहों की पूंछ काटते रहे तब भी पूंछ वाले चूहे हुए। इसका मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर पास नहीं होते। एक्वायर्ड कैरेक्टर उसको जेनेटिक कैरेक्टर्स पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब आउटर बॉडी और नहीं, नहीं। अब आप ये सोचो, हाँ ये हो सकता है, ये मान सकते हैं कि एक्वायर्ड तब एक टाइम, मतलब एक होता है ना कि बहुत टाइम के बाद, इतनी जल्दी, मतलब मुझे क्या लगता है कि जैसे आप कहीं पे भी बहुत जैसे अभी हम लोग नॉर्मल यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में चले गए जहां पे हमने एक लॉन्ग टाइम तक लिविंग कर, फिर वो हमारी इनहेरिटेंस में आया। इंटेलिजेंस ही जा सकती है, लेकिन बाकी कोई मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक्वायर्ड कैरेक्टर जाता है। स्किन टोनिंग वो तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, वो तो स्किन टोनिंग आप कहीं जाओगे तो भी चेंज हो जाएगी। वो एक्सपायर्ड में आएगा लेकिन वो आपके बच्चे में जाएगा, ये आप कैसे कह सकते हैं? मेन तो बच्चे का है ना, आप में आ जाएगा, आपके बच्चे में कैसे जाएगा? यहाँ पे ये बात हो रही है कि नेक्स्ट प्रोजेनी में, इन्होंने कहा नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाएगा। इज इट पॉसिबल कि मैं जैसी हूँ वैसा मेरा बेबी सेम टू सेम हो जाए? नॉट पॉसिबल। Weisman collected two rats and cut their tails, crossed such tails less rats and observed the progeny। इन्होंने प्रोजेनी को ऑब्जर्व किया, फिर इन्होंने देखा कि अरे हमें तो टेल वाले प्रोजेनी मिल रहे हैं, फिर इन्होंने फिर से रिपीट किया, फिर क्रॉस किया, फिर ऑब्जर्वेशन किया, फिर 22 जनरेशन तक करते रहे। फिर इन्होंने कहा देखिए हमें जो है एक भी ऐसा भी सिंगल रैट नहीं मिला जिसके पास टेल नहीं है। तो मतलब इन्होंने इनकी थ्योरी को खारिज कर दिया, लेमार्क की थ्योरी को। body cell reproduction. Objection: if any change occurs in the somatoplasm, it will not to be transferred to the next generation. germ plasm में अगर germ plasm ट्रांसफर होता है लेकिन सोमैटोप्लाज्म ट्रांसफर नहीं होता है। सोमैटोप्लाज्म मतलब ये जितनी सेल्स हमारे ऊपर की दिखती हैं सोमैटिक सेल्स है, जबकि जो अंदर वाली सेल्स होती है जो जेनेटिक से रिलेटेड वो जर्म सेल्स होती है। तो कभी भी जर्म प्लाज्म ट्रांसफर होता है लेकिन सोमैटोप्लाज्म कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। और लेमार्क जी को तुरंत जो है खारिज कर दिया गया, किसके द्वारा? वीजमैन। वीजमैन ही तो थे, क्या नाम था? वीजमैन तो है। हाँ। If any change occurs in the germplasm, it will be inherited by the next generation। ठीक है, बात सही है इनकी। ये लेकिन उन्होंने नहीं कहा था, उनके एक्वायर्ड वाले कैरेक्टर को डिस्प्रूव किया गया। वेल डेवलप्ड मसल्स ऑफ एथलीट्स आर नॉट इनहेरिटेड टू देयर चिल्ड्रन। अगर एथलीट मसल बनाता है तो उसके चिल्ड्रन को थोड़ा ना पास हो जाती है। पास होती है क्या? पास होती है क्या? अगर तुम जाके जिम करो अपने जो है खूब, बिल्कुल। मेकिंग परफोरेशन इनटू पिन्ना, अगर आप अपने कान छिदाते हैं तो जरूरी है क्या कि आपकी ये जो हम लोग पिनिंग कराते हैं तो ये क्या जरूरी है कि मेरा बेबी या किसी का बेबी हो तो उसमें भी ट्रांसफर हो जाए? कभी नहीं ट्रांसफर हुआ, आज तक हुआ क्या? ये तो एक्वायर्ड कैरेक्टर है। Neo-Lamarckism: the contribution of Lamarck paved the way for the gradual acceptance of the concept of biological evolution. Follower of Lamarck कौन थे? Neo-Lamarckism like कुछ लोग थे, पोप, ऑसबर्न, पैकबर्ड, स्पेंसर। तो इन्होंने क्या कहा? न्यू लैमार्किज्म इन्होंने कंसीडर किया एडाप्टेशंस यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, एडाप्टेशन तो भाई यूनिवर्सल होते हैं, ये बात मानते हैं, हम भी मानते हैं। organism acquire new structure due to their adaptation to changed environmental condition। एडाप्टेशन हो सकता है, ट्रांसफर नहीं होगा, उस चीज को खारिज किया गया। लेकिन एडाप्टेशन वाली बात सही है कि हम जैसे, मैंने क्या कहा, वो एक कहावत होती है ना कि आप जैसी संगत करोगे आप, यू आर द आउटकम ऑफ योर 5% सराउंडिंग। ये बात एकदम सच है। आप जैसे लोगों के साथ रहते हो आप धीरे धीरे वैसे ही बनते हो। तो ये तो मतलब मैंने हमेशा ऑब्जर्व करी है। आप अगर खराब से खराब होंगे लेकिन अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहने लगे तो आप अच्छे बन जाएंगे। ये होता है इन्वायरमेंटल इफेक्ट।
They argue that external condition stimulate the somatic cells to produce certain secretions which reach the sex cells through the blood. मतलब उन्होंने आर्ग्यू किया कि एक्सटर्नल कंडीशंस जो होती हैं वो स्टिमुलेट करती है सोमैटिक सेल को कि कुछ सेक्रीशन करें जो कि पहुंच जाती हैं कहाँ पे, सेक्स सेल्स तक थ्रू ब्लड. Such variation can be inherited. Paul Cameron observed the development of normal eyes and skin color in the cave-dwelling salamander Proteus anguinus when exposed to daylight. इन्होंने देखा कि मतलब अगर कुछ वेरिएशन किए जा रहे हैं, मतलब क्योंकि न्यू लैमार्किस थे ना इसको इनको सपोर्ट कर रहे थे, तो ये देख रहे थे कि नॉर्मल आईज और स्किन कलर केव डेलिंग सेलेमांडर में जो कि प्रोटियस एंगुइनस है, जब एक्सपोज किया गया डे लाइट में तो उसमें उनके नॉर्मल आई और स्किन कलर में उन्होंने डेवलपमेंट देखा सेलेमांडर में. कौन है ये? पॉल कैमरर. मतलब ये लोग कह रहे थे एडाप्टेशन की बात करी गई, जैसे कि पीछे क्या बात करी गई थी कि लेमार्क को क्यों क्या कहते हैं नॉट एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि प्रोजेनी में ट्रांसफर होगा. वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने एडाप्टेशन वाली बात कही थी. उन्होंने एडाप्टेशन वाली बात में ये कहा था कि अगर हम यहाँ पे वो जो मैंने कहा ना कि एडाप्टेशन, अब मान लो इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ कि मान लो कोई है वो एकदम बेवकूफ था, मूर्ख था, ठीक है, लेकिन वो इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहा और अभी वो इंडिया में बहुत ही खराब जगह रह रहा था, मतलब बिल्कुल उसे नॉलेज नहीं थी, और अचानक से वो अमेरिका में पहुंच गया और बहुत ही अच्छे लोगों के साथ, मान लो कि मतलब एलॉन मस्क जैसे लोगों के, तो जाहिर सी बात है ना कि उसके सोचने में और हम मतलब उसकी पहली वाली थिंकिंग में और बाद वाली थिंकिंग में कितना चेंज आ जाएगा. तो इन्होंने कहा एडाप्टेशन होता है, न्यू लेमार्किज्म वाले कह रहे हैं एडाप्टेशन इज ओके, इनहेरिट नहीं हो रहा है वो बात ठीक है, लेकिन एडाप्टेशन तो हो रहा है ना. तो वही बात यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि पॉल कैमरर ने क्या देखा कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मल आईज भी हो रही हैं और स्किन कलर में भी डेवलप केव में रहने वाले सैलमेंडर प्रोटियस एंगुइना में जब उसको डे लाइट से एक्सपोज किया जा रहा. ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट एग्जाम्पल दिए होंगे सब लोगों ने अपने अपने. अब आए हमारे डार्विन जी जो फादर ऑफ एवोल्यूशन कहे जाते हैं और इनको एक्सेप्ट किया गया. इट इज एन इवोल्यूशनरी थ्योरी प्रपोज्ड बाय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन. ठीक है, होना ही चाहिए ऐसा, हमको तो ऐसे ही लोग पसंद है. He was much influenced by 3 publication and essay. लेकिन इन्होंने क्या किया था, एक दूसरे साइंटिस्ट थे उनके एस्से को पढ़ के, मतलब जैसे कुछ लोग कह सकते ना क्लेवर नहीं थे, दिमाग से तेज थे, एक दूसरे साइंटिस्ट के एस्से को पढ़ के इन्होंने अपनी थ्योरी दी. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन थॉमस मैल्थस जी, मेन इसके पीछे सारा खेल इनका था. ठीक है, लेकिन भाई इन्होंने इसमें थोड़े से और मॉडिफिकेशंस कर दिए तो डार्विन फादर ऑफ एवोल्यूशन कहे जाने लगे. ऐसे देखा इन्होंने ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ थॉमस. पॉपुलेशन का क्या होता है, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. ठीक है, इनके ऐसे में क्या था, रिसोर्सेस तो घटेंगे ना, तो ये चीज इन्होंने अपने ऐसे में लिखी थी. फिर आगे इस पे डार्विन ने अपनी बातें जो एनालाइज करी और कहीं, Sir Charles Lyell entitled The Principle of Biology. कहाँ पर थे? An essay on the principle of Sir Charles Lyell. 2 लोग थे, entitled Principle of Geology इन्होंने लिखी थी. ठीक है, फिर उसके बाद टेंडेंसी ऑफ वेराइटीज बाय अल्फ्रेड रसेल वेलिस. एक साइंटिस्ट कौन थे हमारे? थॉमस माल्थस. तो थॉमस माल्थस जी का एस्से था, थॉमस माल्थस जी ने एस्से लिखा. एस्से किस पर लिखा? प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पर.
ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पर ऐसे लिखो। फिर उस जिससे इन्फ्लुएंस थे, एक तो डार्विन जी थे, डार्विन थे और वेलिस थे, वेलिस, डार्विन और वेलिस, मेन थे वेलिस। द टेंडेंसी ऑफ वेराइटीज बाय अल्फ्रेड रसेल वेलिस ने दिया। इन्होंने क्या कहा, डार्विन ने पब्लिश की, ये याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ये डायरेक्टली पूछी जाती है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से। डार्विन की थ्योरी जो नेचुरल सिलेक्शन की जो कहती है, डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इवोल्यूशन इज बट एक्सप्लेन हाउ एवोल्यूशन माइट हैव अकर्ड इन नेचर, कैसे हुआ। His theory was based on several facts, observation on inferences. Theory of natural selection, prodigality of production और overproduction, मतलब ये क्या कहते थे, जो जितना ज्यादा मतलब इनके नजर में क्या था, जैसे सबके लिए अपने अपने कंपटीशन अलग है। जैसे इनके टाइम पे क्या था, जो जितना ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पाएगा, डार्विन ने कहा, वो उतना ज्यादा क्या है, नेचुरली फिट है। उस टाइम के हिसाब से ठीक है, ठीक है। तो लेकिन आज के टाइम में क्या है, इसको जनरल एग्जाम्पल से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग नीट का एग्जाम दे रहे हैं, 17 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, 17 लाख बच्चे भरते होंगे, उसमें से कुछ एग्जाम देंगे और कुछ क्वालिफाई करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, फाइट किया। रिसोर्सेस लिमिटेड है, एग्जाम की सीट्स लिमिटेड है, लेकिन क्या हो रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहाँ आपके लिए कंपटीशन भी दूसरा है, यहाँ आपके लिए जो जीतना है वो क्या है, नीट का एग्जाम। लेकिन वहां पे क्या था, डार्विन जी के हिसाब से जो जितना ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पाएगा वो उतना ज्यादा नेचुरली क्या है, फिट है। कंसिस्टेंसी इन पॉपुलेशन, स्ट्रगल फॉर भाई ठीक है, लेकिन बाद में वो जो उनके ऐसे में बात कही गई थी कि ये भी था कि पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो रिसोर्सेज भी तो घटेंगे, ठीक है। जब रिसोर्सेज घटेंगे तो कंपटीशन भी तो होगा, कंपटीशन होगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी होगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी होगा। इंट्रा और इंटर का मतलब समझते हो, इंट्रा और इंटर, इसको ऐसे समझो कि वैसे तो ना ही हो फैमिली में कंपटीशन तो अच्छी बात है, तो फैमिली में भी कंपटीशन होने लगता है और लोगों के बीच में भी कंपटीशन होने लगता है, ठीक है। तो इंटर मतलब कि जब दूसरे लोगों से हमारा कंपटीशन हो रहा है, इंट्रा मतलब कि हमारे खुद के में कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। मतलब किसी हमारे सिमिलर पर्सन, रिलेटिव से या फैमिली पर्सन से कंपटीशन हो रहा है, ठीक। तो क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो वहां पे भी कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या क्या कहती है, देखिए इसको। प्रोडिगैलिटी ऑफ प्रोडक्शन और ओवर प्रोडक्शन करना, सबसे पहली बात, इनके हिसाब से वही नेचुरली फिट था। कॉन्स्टेंसी इन पॉपुलेशन बन गई उसकी वजह से। अब क्या होगा, स्ट्रगल, कौन जीतेगा, जो सबसे ज्यादा मतलब क्या होगा, उस टाइम के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल पाया, वो वही रहेगा। और आज भी यही चल रहा है, कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है। पहले का कंपटीशन कुछ और था, आज का कंपटीशन कुछ और। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल मतलब खुद की ही स्पीसीज में हुआ। फिर इंटर मतलब किसी दूसरे से स्ट्रगल हुआ, स्ट्रगल विद द इन्वायरमेंट भी हुआ, कैलमिटीज आई, कैलमिटीज में भी अगर कुछ आ रही है तो वहां आप अपने आप को कैसे एडजस्ट कर पाए, ठीक है। उस टाइम के जो क्या कहते हैं कंपटीशन है, ये उस लेवल पे होते थे, हुए ना, धीरे 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 करके इसी तरीके से तो इवोल्यूशन हुआ। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो अपने आप को सबसे ज्यादा सर्वाइव कर पाया, ह्यूमन सर्वाइव कर पाया लास्ट में, तो वो अभी तक सर्वाइव कर रहा है। यूनिवर्सल अक्रेंस ऑफ वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने दिया। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रोडक्शन, स्पेशल क्या दिया इन्होंने स्पेशल ये दिया कि उस टाइम के हिसाब से एकदम सही बात थी कि जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस कर रहा था, मेन तो वही था, पहली बात तो ये स्पेशल दी। फिर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया, उस हमें आज बहुत इजी लग रहा है नेचुरल सिलेक्शन,
उस टाइम के हिसाब से सोचो। अभी तक लेमार्क क्या दे पा रहे थे? लेमार्क दे पाए ज्यादा से ज्यादा कि जो है क्या कहते हैं एडाप्टेशन हो रहा है। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में अगर किसी ने पहली बार, हमें आज ये बहुत आसान चीज लग रही है, हमारे लिए एक थ्योरी है, लेकिन उस टाइम की बात सोचो जब इन्होंने दिया होगा, तब नेचुरल सिलेक्शन जानता भी नहीं रहा होगा कोई कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, तब इन्होंने दिया। ठीक है, एवरी ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू, हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि हम अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएं। अब कॉकरोच के पास अगर ह्यूमन का दिमाग आ जाए तो लड़ने नहीं लगेगा क्या, या फिर उससे ज्यादा डेवलप हो जाएगा? वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाते ना कंडीशन में या कंडीशन में तो क्यों? क्योंकि वो पाते हैं, जैसे डॉग्स बेबी बॉन्ड करते हैं लेकिन बचते एक ही दो है, क्यों? अच्छा ये बताओ, अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। अभी बताएंगे इस बारे में, जब टाइम मिलेगा तो बताएंगे क्या है। Paramecium divide by binary fission at the rate of 3 to 4 times a day. At this rate, the volume of all the paramecium equal to 10,000 times that of the Earth at the end of the 9,000th generation. एग्जाम कॉन्स्टेंसी इन पॉपुलेशन क्या है? एबनॉर्मल इंक्रीज इज नॉट नोटिस्ड इन द पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इन नेचर as the offspring die in large numbers before reaching the reproductive stage. ठीक है, मतलब कि एबनॉर्मल इंक्रीज को नोटिस इज नॉट नोटिस नहीं किया गया पॉपुलेशन में किसी भी स्पीसीज में नेचर में, उसकी वजह से क्या हुआ, जो ऑफस्प्रिंग डाई हुए लार्ज नंबर में बिफोर रीचिंग द रिप्रोडक्टिव स्टेज। अब इन्होंने ये तो कह दिया कि रिप्रोडक्शन आप अपना हाई रखिए, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, हर पॉपुलेशन में एबनॉर्मल इंक्रीज भी हो रहा था, मतलब ये तो बता रहे थे ऐसा हो भी रहा था। एबनॉर्मल इंक्रीज की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग डाई भी होते रहेंगे। भाई केयर बहुत सारे हो, मान लो इसको ऐसे एग्जाम्पल रखो कि कोई बहुत ही मतलब बहुत सारे लोग आज के टाइम में भी सेल्फ अवेयर नहीं है, ठीक है, तो एक लोगों के किसी के 21 बच्चे हो गए, तो क्या वो सेल्फ केयर हो कर पाएगा? मतलब बच्चों की केयर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसमें से 2-3 मर भी गए, 4 मर गए, तो क्या फायदा हुआ? ऐसे सिलेक्शन का मतलब ऐसे रिप्रोडक्शन का भी क्या फायदा हुआ? कितने सारे हैं, केयर नहीं पाई और वो आगे चीजें बढ़ नहीं पाई। ये कह रहे बिफोर रीचिंग द रिप्रोडक्टिव एज, ये था कॉन्स्टेंसी इन पॉपुलेशन। इट इज ट्रू दैट द फूड एंड अदर सोर्सेज डू नॉट इंक्रीज। क्यों? क्योंकि आज के सिनेरियो में देखिए जॉब नहीं बढ़ जाएंगी ज्यादा, तो सबसे पहले पॉपुलेशन को भी क्या करना चाहिए, कंट्रोल। द मेजर प्रॉब्लम इज द पॉपुलेशन भी है आज के टाइम में, उस टाइम भी बढ़ने लगी थी। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ, भाई रिसोर्सेस कम है, पॉपुलेशन ज्यादा आ गई, तो क्या हुआ, स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल हुआ, ठीक। इट इज फॉर फूड, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग ने डार्विन थ्योरी देख ली है। नेक्स्ट हम मंडे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।